हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फुल कोर्स वीडियो। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस फुल कोर्स के अंदर का आज ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पूरा बेसिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा डिटेल में बताने की कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स को हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट हमारे एजे एग्जामिनेशंस हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हो, इन दोनों के ही क्वेश्चंस को हम बेस्ट वे में हैंडल कर सकें, प्लस साथ ही साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सके इस सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। आई होप आप लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन आपको बताया हुआ है कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को किस ऑर्डर में हम लोग प्रोसीड करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया सी सीरीज आपके लिए रहेगी। नोट्स कॉपी पेन एकदम बेस्ट वे में लेकर के रखिएगा अभी और उस पर प्रॉपर लिखते चले जाइएगा सारी चीजें जितनी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके अलावा बोर्ड वर्क जितना भी होगा, बोर्ड पे जितना भी नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर यहां से ही प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ये तो हुई यहां तक की इंफॉर्मेशन। अब चालू करते हैं आज के इस सेशन को। तो भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट में सबसे पहले तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सीन क्या है या इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल क्या है, क्या चीज है ये इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक सर बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ लिया काफी सारा, ठीक है, बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच जिसको अगर मैं एकदम आसान शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग की वो पर्टिकुलर ब्रांच है विच डील्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉट थ्रू द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बल्कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वैक्यूम डिवाइसेस, गैसेस एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स। तो वैक्यूम्स के थ्रू, गैसेस के थ्रू या सेमीकंडक्टर्स के थ्रू फ्लो ऑफ करंट का जो फंडामेंटल है वो जिस इंजीनियरिंग की ब्रांच में पढ़ते हो आप, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक हम लोगों ने फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये सारा कुछ देखा हुआ था। इस सब्जेक्ट के भीतर सारी चीजें इधर इन द फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स चलेंगी या इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और वैक्यूम ट्यूब्स चलेंगी। ठीक है, तो ये ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। अब इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड कैसे बनता है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में मेजर जो की रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हीरो है। इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ी हुई सारी चीजें आप पढ़ोगे। यहाँ पे भी देखिएगा आज के इस सेशन में भी मैं आपको सारा चीज इलेक्ट्रॉन सेंट्रिक ही बताने वाला हूँ, तो मजा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब इस ब्रांच के बारे में बात कर लिए, देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रोल प्ले कर रहा है। तो डे 1 है, कॉपी में मस्त तरीके से सबसे पहले तो लिख लीजिएगा, जब भी आपको कोई बोलता है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, so we should know that it is the combination of electrons और उनका मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या मैकेनिज्म हो सकता है वो समझने के लिए थोड़ा सा एटम के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का हमारे सॉलिड मैटर स्टेट से क्या लेना देना है, क्या कंडीशन है। इनका जो रिलेशन है वो गैसेस के साथ भी है, इनका रिलेशन लिक्विड्स के साथ भी है, लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक हम सॉलिड्स के साथ इनका रिलेशन जो है वो बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, वैसे चौथा फॉर्म भी होता है प्लाज्मिक, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 3 फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें से कि सॉलिड मैटर फॉर्म जो है उसकी भी मैं बात करूं तो हमको पता है कि सभी मैटर होते हैं, इंक्लूडिंग हम सब खुद, बहुत सारे एक जैसे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एक तरह के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तब जाके एक पार्टिकल जो है वो फॉर्म होता है, एक मैटर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, एटम क्या होता है सर? एटम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से एक बार बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एटम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। ये बहुत पुरानी थ्योरी थी। पहले ये माना जाता था कि किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल को अगर आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो एक पॉइंट पे जाने के बाद उसको और ब्रेक करना और डिसइंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वही जो आखिरी पॉइंट होता था वही उसका एटॉमिक स्टेट कहलाता था।
ग्रेजुअली इसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे बोर हो, तो ऐसे चाहे कैडविक हो, ये सब ने मिलकर फाइंड आउट किया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो उससे छोटे हैं, जो ओवरऑल एटम की कंपोजिशन से स्मॉलर हैं, जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जिसके अंदर निकल के आया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एटम की जो थ्योरी है वो हमको क्या बताती है, चलिए देखें। तो हमको ये समझ में आया कि एक एटम जो होता है उसकी वर्किंग, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, उसके सबसे इनर मोस्ट रीजन में होता है क्या, उसके सबसे इनर मोस्ट रीजन में होता है हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। एटम का पूरा मास जो होता है, पूरा का पूरा वेट जो होता है, वो उसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से ही आता है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं, यहां पर मूव कर रहे हैं कौन, ये जो पार्टिकल्स है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पूरा एटम का कंडीशन है। यहां पे अलग अलग ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं यहां पे। सो दिस होल पोर्शन इज न्यूक्लियस। ये जो है ग्रीन और ब्राउन से जिसको डिनोट किया गया है, दे आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इधर रोटेट करता हुआ जो पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर फिर एनर्जी बैंड का कंडीशन आता है। एनर्जी बैंड के बारे में आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पर, बट ये एटम्स का बेसिक्स यहां से आप समझ सकते हो। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली वो सर्कुलर वाला डायग्राम जो है उसको याद रखे होते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम, बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि वैसा सर्कुलर सेगमेंट नहीं होता है। सर्कुलर रोटेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वैसा नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनली हो रहा होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट की तरीके से फॉर्म होकर के। ठीक है, तो ठीक है, क्या इतना ही जानना है इसके बारे में? नहीं, थोड़ी सी चीजें और देखेंगे हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या जानना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानें। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हीरो जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन से ही सेंट्रिक करके पढ़ना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है सर? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। They are the negatively charged particles। अच्छा भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, E माइनस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अच्छा, प्रोटॉन्स होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स है तो न्यूट्रल है, किसी भी तरीके का चार्ज जो होता है नहीं होता है इनके अंदर। एक एटम बाय डिफॉल्ट अपने स्टेबल स्टेट पे होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझ में आ गया कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, यही हमारे मेन की रोल प्ले करने वाले फैक्टर्स हैं। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको और क्या क्या पता होना चाहिए, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये हो गया क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 9.0 इंटू 10⁻⁻31। अगर मैं केजी के फॉर्म में डिनोट करता हूं तो। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस कितनी होती है? इट इज 1.9 इंटू 10⁻15 मीटर्स। क्या 10⁻15 मीटर्स? और क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज 1.9 फेम्टोमीटर। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। हो सके तो सेशन के लास्ट में आज के मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, कौन से एग्जाम में क्या सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेशन के एंड में जरूर से देखिएगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 1.9 फेम्टोमीटर या 1.9 एफएम के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो इसका मास है वो इसके ऊपर जितनी एनर्जी है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कैसे समझ में आया ये चीज? लिख सकते हैं E/m अगर मैं करता हूं
ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप लिखिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना मैंने आपको बताया, 9.0 इंटू 10⁻⁻31 kg। जरा डिवाइड कर दीजिए दोनों को, क्या निकल के आएगा, E बाई एम करने से 11 का डिफरेंस है, तो ये आ गया 1.77 इंटू 10⁻11 10⁻11 यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम्स पर किलोग्राम, कूलम्स पर केजी। क्या बताता है ये चीज, इसका मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर होने वाला जो चार्ज है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स मास। कम मास है, चार्ज ज्यादा है, ये कंडीशन हमको समझ में आ गई इस पे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी होती होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, कितने प्रकार की और कौन सी टाइप की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, लिखते हैं इसको। एनर्जी ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन्स पर दो प्रकार की एनर्जी अवेलेबल होती है। कौन कौन सी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्यों होती है सर पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चार्ज होल्ड करता है उसकी वजह से, ड्यू टू इट्स चार्ज, ड्यू टू इट्स चार्ज, ठीक है। और क्या होता है, और कोई एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो कहां से आती है, क्योंकि वो मोशन भी कर रहा है साथ में इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इट्स मोशन। तो चार्ज और मोशन दोनों की वजह से टोटल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं तो आई कैन से द टोटल एनर्जी ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोग को, ऐसे ही माइंड में अपने आंसर करके देखिएगा। मुझे बताइएगा ये एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन ऑर्बिटल्स या रिड्यूस होती है विद द इंक्रीज इन ऑर्बिटल्स। फिर से समझिए, न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये एनर्जी बढ़ती है या घटती है। ये सवाल है, आगे आने वाले 15 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जितनी चीजें मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से देखने पे, ठीक। क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर जो भी होगा कहीं रफ पेज में लिख के रखिएगा। तो मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं, नोट। अब ये कैसे होता है इसको समझेंगे आज की क्लास में। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, energy of an electron increases with the increase in distance, with increase in distance from its nucleus। ये बहुत काम की लाइन है, खासतौर पे AEJ वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ऐसा, देखिए एनर्जी इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आसान लाइन में अगर आप लिखोगे तो ये समझ में आता है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इसकी दूरी को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, इस न्यूक्लियस से जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। ये कैसे हो सकता है सर, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो एनर्जी तो कम हो जानी चाहिए, एनर्जी तो कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, देखते जाइए बस, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और क्या जानना चाहिए सर इसके बारे में, अभी समझाऊंगा इस पॉइंट को आपको, ठीक है, बस आप देखते जाइए। एटम्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, या एटम्स इन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसा लिखिए इसको, एटम नहीं, रॉन्ग है ये।
electrons in the outermost orbit of an atom are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी एटम के भीतर? आंसर बताइए जल्दी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इज 8। So maximum 8 valence electron is available or possible in an atom. ज्यादा से ज्यादा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही आउटर के या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल की, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल, केमिकल, थर्मल, हर तरीके की प्रॉपर्टीज जो है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी वो डिपेंड इसी के ऊपर करता है पूरी तरह से। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। किसके कंट्रोल में होती है? इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल में होती है। एक सवाल समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ नहीं आया। 8 ही क्यों सर? आपके भी माइंड में ये सवाल है ना, आपको भी लग रहा है ना कि सर 8 ही क्यों लिखवा है? हम लोगों ने तो के, एल, एम, एन ये सब शेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, क्वांटाइजेशन का फंडा हम जानते हैं। हमको ये भी पता है कि भाई 2n² के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि एम, एन ये सब में हमको 18 से 32, किसी में 18, किसी में 32, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी मिल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 8 ही क्यों? वैलेंस शेल में 8 ही क्यों? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं क्या थ्योरी है इसके पीछे। सो द क्वेश्चन इज कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, 8 से ज्यादा क्यों नहीं? बड़ा सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस एंड क्वांटम मैकेनिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको वहां पर ऑक्टेट रूल मिलता है। ये ऑक्टेट रूल ल्यूइस एंड कॉसल का दिया हुआ है, जो क्लियरली इस बात पे को स्टेट करता है कि अगर सपोज कर लीजिए आपको नोबल गैस या एक स्टेबल एटम क्रिएट करना है तो उसके वैलेंस शेल पे 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों ऐसा है? देखिए समझिए, किसी भी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम 4 तरीके के क्वांटम नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर्स हैं भाई? सबसे पहला जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं, जहां पे मेन शेल्स आते हैं हमारे k, l, m, n, ये सारे शेल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि I से डिनोट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारे सब शेल्स आते हैं SPDF, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जिसको MI से डिनोट करते हैं हम लोग, जो कि ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है हमको कि भाई ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा। और आखिरी क्वांटम नंबर जो है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन किस तरीके का होगा। ये 4 फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस करते हैं इन एनी एटम, इन नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको ये पता है कि किसी भी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होगा किसी एटम में, उसका एक्सप्रेशन 2n² के हिसाब से दिया जाता है। ठीक, तो जब वैलेंस शेल की हम लोग बात करते हैं तो वैलेंस शेल के अंदर मेजर डिपेंडेंसी होती है ऑन s एंड p सब शेल्स। s या p ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और s और p ऑर्बिटल्स का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगा कि s के अंदर आप देखिए 1 ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p की बात करिए आप, p सब शेल की बात करिए तो यहां पे आपके पास है 3 ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स यू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कर दीजिएगा, यू विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल क्लियर है यहां से कि यही 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है इन द वैलेंस शेल। तो इतना ही मैक्स टू मैक्स हो सकता है वैलेंस शेल के भीतर।
ठीक है। तो s और p ऑर्बिटल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के ऊपर डिपेंड करता है क्या? वैलेंस शेल के ऊपर डिपेंड करता है केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कंडीशन ऑफ दैट एटम, केमिकल रिएक्टिविटी उस एटम की, ये वैलेंस शेल के कंट्रोल में होती है। तो अब सोचिए जरा कि जब हम ये देख रहे हैं कि वैलेंस शेल के ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, तो जब हम एक नोबल गैस डिजाइन करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हमको लीस्ट रिएक्टिव गैस चाहिए होता है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव गैस तब पॉसिबल है जब उसकी वैलेंस शेल पूरी तरह से फिल्ड हो विथ 8 एटम्स। इसी वजह से ये ऑक्टेट रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं। और इसी ऑक्टेट रूल के आधार पे हमको समझ में आता है कि व्हाई द वैलेंस शेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएगा, इस बात को। तो इस आधार पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के वर्किंग के हिसाब से हम किसी भी मटेरियल के केमिकल प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज या उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ हमारा मेन कंसर्न है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस मटेरियल्स, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, एक प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। और इस हिसाब से अगर मैं डिस्क्राइब करना शुरू करूं तो यहां पर मैं एक बाइफर्केशन बना देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैं मटेरियल को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं क्लासिफाई करूं तो फर्स्ट आई कैन से कंडक्टर्स, देन insulators, and then semiconductors. सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। टोटल ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को। यही 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना हमारा मेजर कंसर्न भी है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की क्या कंडीशन होती है इन तीनों टाइप के मटेरियल्स के अंदर? अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज लेस देन 4। देखिए मैक्सिमम 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर 4 से कम होने चाहिए, यानी 50% से लेस होना चाहिए, लेस देन 4, ठीक है। इंसुलेटर्स जो होगा यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will always be greater than 4, 4 से ज्यादा ही होगा, 50% से हायर होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल टू 4 मिलेगा आपको, ऑलवेज इक्वल टू 4। तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए सर जरा तीनों के बारे में, ऐसा क्यों और क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इसके? कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। एग्जाम्पल देता हूं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कितने कितने हैं सब में? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइएगा। 1 2 3, ठीक है। या 3 2 1, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक। लेस देन 4 है सभी में। इंसुलेटर का एग्जांपल बताइए सर, इंसुलेटर में क्या कंडीशन है? आप तो बोल रहे हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 रहेगा इसके अंदर। देख लो आप, नियॉन ले लो, सल्फर ले लो, नियॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। 8 6 5 है ना, 8 यहां पर 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आपके सामने एग्जांपल ये, ठीक। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में कितने आपने बोला? सेमीकंडक्टर में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे, चाहे आप सिलिकॉन की बात करो, जर्मेनियम की बात करो, इनमें से किसी का भी एग्जांपल ले लो आप। तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीजियम, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, इन सब कंडीशन में इवन स्ट्रोंशियम के कंडीशन में भी
ये सब के अंदर 4 ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए सेमीकंडक्टर्स पे ही ज्यादा फोकस है हमारा। तो हम तो अभी देखेंगे कि भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन कार्बन है ना, इन सब में कैसे क्या कंडीशंस होती है, क्या वर्किंग होती है। लेकिन अब यहाँ मेरे माइंड में फिर से एक सवाल आ गया। ठीक है, क्या सवाल आ गया? क्वेश्चन ये आया कि ये 4 का क्या रोल है। अभी तक आपने सर ऑक्टेट में फंसा दिया कि 8 का रोल बताया कि 8 जो है वही नंबर क्यों ना, व्हाट अबाउट 4? अब ये 4 का क्या सीन है भाई? चलिए इसको समझते हैं कि 4 ही क्यों, 4 से ज्यादा, 4 से कम, 4 के बराबर, उसी से क्यों फर्क पड़ रहा है? 5 या 6 से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? तो देखिए, जब हम कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें 4 से मैं 4 के रिस्पेक्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको पता है कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल है दैट इज 8। 8 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं और 4 ही उसका हाफ पोर्शन है। तो उसके आधार पे चीजों को समझना ज्यादा इजी होगा आपके लिए। लेस देन 4 या ग्रेटर देन 4 ही क्यों, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। अगर वो समझ जाएंगे तो ये पोर्शन समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया कि अगले 1 घंटे के अंदर आपको 100 रुपए कंप्लीट करना है, 100 रुपीज कमाने का एक टारगेट दिया गया आपको और आपके दोस्त को। ठीक है, 1 घंटे के बाद आपने 45 रुपीज अर्न कर लिया, आपके दोस्त ने 65 रुपीज अर्न कर लिया। अब बोलिए कि ज्यादा बेटर क्या है? आप अपना 45 अपने दोस्त को देंगे, उसका 100 पूरा करवा देंगे क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है 100 के, या आपका दोस्त अपना पूरा 65 आपको दे दे और आपका 100 कंप्लीट कराए? ज्यादा इजी टास्क ये है कि ही इज मच क्लोजर टू 100 एज कंपेयर टू यू। तो आप जो है आप देखेंगे कि अच्छा उसने 65 अर्न किया है, ठीक है मैं भी अपना 45 उसको दे देता हूँ, एटलीस्ट एक का तो 100 कंप्लीट हो, हमको वो प्राइज अमाउंट जो है वो तो मिल जाएगा। यही करेंगे ना। आसान क्या था, जिसके पास लेस देन हाफ अमाउंट जमा हुआ था उसने लूज करना प्रिफर किया, जिसके पास मोर देन हाफ अमाउंट जमा हो गया था उसने गेन करना प्रिफर किया। ये एग्जांपल समझ आया आपको? बस यही चीज होती है जब हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं। तो कंडक्टर्स के केस में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए कि मैं पूरे 8 के 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स से फिल कर देता हूं उस एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट में, तो इन दैट केस टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा और वो कुछ भी लूज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, 7 भी अगर मैं फिल कर देता हूं तो वो एक कहीं से गेन करने की कोशिश करेगा, 6 भी फिल करता हूं तो वो कहीं से गेन करने की कोशिश करेगा, 5 भी फिल करता हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो वो जब केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट करेगा तो वो वहां से गेन करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन। और मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो क्रिएट होगी। वहां पे करंट का फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है मुझको। फ्री इलेक्ट्रॉन कब क्रिएट होंगे? जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो और मेरा एटम लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को। लूज जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो लूज होने के लिए लेस देन हाफ अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होना चाहिए। कहां पर? उसके वैलेंस शेल पर। इसीलिए अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको, चाहे मैग्नीशियम का हो या सोडियम का हो या मैग्नीशियम का हो या एल्यूमिनियम का एग्जांपल हो, 1, 2 एंड 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे। इन सभी के अंदर यही टेंडेंसी होती है और इसी वजह से इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड कंडीशन पे होते हैं। लूजली अटैच्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे वही कंडक्शन क्रिएट कर पाएंगे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और उसी से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। दूसरी तरफ अगर आप सेमी कंडक्टर्स को देखेंगे जहां पे एग्जैक्टली 4 होते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो उनका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चेंजेस आ सकता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, चाहे थर्मल हो, हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या प्रेशर हो, किसी भी फॉर्म में, तो वो कंडक्टिंग स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर्स के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रक्चर उसका जो वैलेंस शेल का होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। तो आपका दोस्त, मेरे एग्जांपल में आपका दोस्त जो है वो एज अ इंसुलेटर वर्क कर रहा था, क्योंकि वो 100 के ज्यादा करीब था इसलिए वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में था। आप 100 से काफी दूर थे, उसके हाफ से भी दूर थे, इसीलिए आप डिलीवर करने या लूज करने की टेंडेंसी में आए। तो आप एक्ट किए एज अ कंडक्टर, आपका फ्रेंड एक्ट किया एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल से आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि क्यों मैं 4 के एस्पेक्ट से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अब आगे बात करते हैं कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन का क्या सीन है और कैसे न्यूक्लियस से दूर होने पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती कैसे है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या थ्योरी है।
चलिए, तो इससे हमको इतना तो समझ में आ जाता है कि 4 का क्या सिग्निफिकेंस है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि हमको सेमीकंडक्टर्स पे फोकस करना है, तो सेमीकंडक्टर्स कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, कैसे याद रखेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं सब सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे शॉर्टकट में याद रखिएगा कि ग्रुप 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों ग्रुप्स मेटल को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 4 एलिमेंट जो होते हैं दे आर ऑल सेमीकंडक्टर्स, एंड ग्रुप 5 एंड ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो सब के सब इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके याद रखने के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको समझते हैं कि भाई अगर हम स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो क्या सभी सेमीकंडक्टर्स के अंदर एनर्जी का लेवल सेम रहता है? जब हमको ये पता है कि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं तो क्या एनर्जी भी सेम रहती होगी क्या इन सब से? समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या बताता है। चलिए इस कंसेप्ट पे आते हैं और बात करते हैं about the energy of electrons in semiconductors. Energy of electrons in semiconductors. Semiconductors में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किस एस्पेक्ट पे, किस फैक्टर के ऊपर बेस करेगी? तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम में से किसी का एग्जाम्पल लूं, या मान लीजिए तीनों ही एग्जाम्पल लूं, तो मुझको पता है कि ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन देख के मुझको समझ में आएगा कि सभी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 ही हैं, क्योंकि ये सब के सब सेमीकंडक्टर्स है। बट स्टिल क्या एनर्जी लेवल भी सेम रहेगा इन सब का? तो हमको ये पता है कि एनर्जी लेवल सभी का डिफरेंट रहना चाहिए। क्यों डिफरेंट रहेगा? रीजन बताता हूं। चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे तीनों सेमीकंडक्टर एटम्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, शेल के शेल है यहां पर, एल शेल है यहां पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है भाई? के शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल मेरा वैलेंस शेल की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां पे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया। सिलिकॉन के अंदर कितना है मेरे पास? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर लिख दूं यहां पर, इसका लिखा हुआ है +6, ठीक है। चलिए और इसका लिख दूं, इसका भी लिख देता हूं 32, ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है, तीनों के केस के लिए। तो अब देखते हैं 14 है तो डिवीजन कैसा है? देखिए पहला जो शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा वाला जो शेल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डन। और लास्ट शेल में यानी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, ये कंडीशन तो जानते हैं हम लोग। चेक कर लीजिए कि 4 है या नहीं है। 1 2 3 4 सही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 ही है यहां पर भी। चलिए आखिरी कंडीशन देखिए जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम में भी यहां पे आप देखेंगे दिस इज 2। सेकेंड वाले केस में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8। सिंपल बेसिक फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ना शेल वाइज अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल कंडीशन है। अगर मैं यहां पर के एल एम एन इन शेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो शेल का नंबर यहां पे मैं शो करूंगा विथ एन, और ये शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेंगे ये जानने के लिए मैं 2n² का इस्तेमाल करूंगा। मुझको पता है कि चार्जेस जो है वो क्वांटाइज्ड नेचर की होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा मतलब पैकेट्स होता है। क्वांटा मींस पैकेट, ठीक है, ये बात जानते हैं हम लोग। क्वांटा का मतलब हो गया पैकेट्स, ठीक।
तो पैकेट्स के फॉर्म में इसका ट्रांसफर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, या 0.37 ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं ट्रांसफर होता, एज अ होल ही ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब मैं शेल में इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तो फंडामेंटल बोलता है कि मैं 2n² के फंडामेंटल पे इसको बताता हूं। तो के शेल है, शेल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये सीक्वेंस है इनका। तो यहां पर जब मैं 2n² करूंगा तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, इतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है शेल के अंदर। एल शेल पे क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल है। थर्ड वाले में क्या होगा, 2 × 9 दैट इज 18, और लास्ट वाले में क्या होगा, 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो अभी हमको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना, कि एटॉमिक नंबर देखेंगे हमको ये समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम लोग स्कूल लेवल पे, तो ये आप लोग को आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर्स, अब इस शेल का एनर्जी से क्या रिलेशन है वही यहां से अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं भाई इस पॉइंट को भी। तो क्या ये जो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दिखाए, ये तीनों में एनर्जी जो होगा इनके वैलेंस शेल्स का बराबर होगा क्या? तीनों में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी क्या? क्योंकि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की नंबर तो 4 ही है तीनों के अंदर। तो आंसर इज नो, ये रॉन्ग है। भले ही 4 दिख रहे हैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर, लेकिन तीनों में एनर्जी लेवल अलग अलग होगा। किस बात पे डिपेंड करता है एनर्जी लेवल? एनर्जी लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो, जिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हो, वो अपने न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, एक तरीका बताने का। दूसरा तरीका इस बात को बताने का यह है कि ऑर्बिटल के रेडियस के हिसाब से एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर करेगी। फिर से सुनिएगा, ऑर्बिटल्स के रेडियस के हिसाब से एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट। तो क्वेश्चन इज कि ऑर्बिटल का रेडियस बढ़ता जाएगा तो एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी या कम होगी? इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि विथ इंक्रीज इन द रेडियस of orbital the energy of valence shell electron will, क्या होगा उसमें? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी इट विल डिक्रीज, ऑप्शन सी नो चेंज, या फिर ऑप्शन डी 0। इस सवाल का आंसर अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको काफी सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं और पहले का पढ़ा हुआ भी आपको ध्यान में आ रहा है। ठीक है, अगर इसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने बताया नहीं है आपको, थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, हिंट दिया है बस। ठीक है, देखिए क्या है, इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल मैं बोल रहा हूं यहां पे। ठीक है, इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का रेडियस बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, यहां पे एक रूल ऑफ थंब ये बोलता है, एक नोट भी लिखवाया था मैंने और साथ में एक रूल ऑफ थंब यहां पे बता दे रहा हूं कि हायर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, it means higher will be the energy of valence electron। पहला तरीका, पहला कंडीशन। ठीक है,
हायर एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना कम बाउंडेड होगा अपने न्यूक्लियस से उतना ज्यादा एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, पहला चीज। दूसरा तरीका इसी को याद रखने का, विथ इंक्रीज in the radius of orbital the energy level of valence electron will increase। तो मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंक्रीज। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्यों ऐसा, ये इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग इस आंसर पे पहुंच गए होंगे। बट इसका रीजन क्या है यार, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, वो समझना जरूरी है। डिटेल में पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स में तो ये सब जानना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीज जानते हैं। तो हमको यहां तक समझ में आ गया कि भाई वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन बनने में, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो वो हमारे काम आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सवाल ये है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी होल्ड करता है या लोअर एनर्जी होल्ड करता है, ये क्या कंडीशन है, इसको कैसे समझे। इसके लिए थोड़ा सा हमको बोर्स थ्योरी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्स थ्योरी क्या बोलती है, बोर्स थ्योरी देखिए, बोर्स थ्योरी ये स्टेट करती है, बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में तो नहीं, लेकिन काम की चीज आपको इसकी बता देता हूं। अगर बोर्स थ्योरी के हेल्प से आपको एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ n ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन या nth ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, उस पर कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, लिखते जाता हूं मैं यहां पे साइड में। चलो ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं। तो nth रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या nth ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है z स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर आर एच डिवाइडेड बाय, देखिएगा यहां पे नेगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ z स्क्वायर आर एच अपॉन n का स्क्वायर। अब सारी चीजें समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। सो वेयर E ऑफ n इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन पर कितनी एनर्जी होगी उसके nth ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। z तो आप सबको पता है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, RH क्या है यहां पे, RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट या रेडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा अभी हाइड्रोजन एटम के लिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं। 1.36 की वैल्यू हम लोग यहां पर अभी अज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और n क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि 1 2 3 4 ऐसा चलता है, KLMN ऑर्बिट्स के हिसाब से, शेल्स के हिसाब से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद n। तो ये एक्सप्रेशन हमको बताता है। अच्छा, माइनस साइन क्या दिखा रहा है इसके अंदर, y नेगेटिव साइन। देखिए, नेगेटिव साइन हमको क्या कंडीशन बताता है कि इस माइनस साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस से। नेगेटिव साइन उसी चीज के लिए बताता है, इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन विथ न्यूक्लियस। लिख दूं कहीं पे, ठीक है, नेगेटिव साइन shows the bond of electron with nucleus। इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड उसके न्यूक्लियस के साथ कैसा है, वो चीज को ये शो करता है। ठीक है, डन। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अभी 2 मिनट में इसी एग्जांपल से आपका कंसेप्ट मस्त से क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम। बताइए हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z की वैल्यू
1, ठीक है। RH कितना है मेरे पास, RH जो है 13.6 के आसपास की वैल्यू होल्ड करता है, अप्रोक्सीमेटली 13.6 की वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। चलिए जरा सॉल्व करते हैं, जरा En की वैल्यू फाइंड करिए। En वेयर n इज 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 और K शेल, K L M N अलग अलग शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा इसके आगे वाले पार्ट में। तो उस शेल के केस के लिए अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू क्या रखूंगा, 1। अच्छा ठीक है, तो फिर En का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू RH मतलब 13.6 डिवाइडेड बाई n विच इज 1। आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो आएगा एनर्जी के फॉर्म में, जो आंसर मुझको मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बाउंडिंग कैसा है, हाईली बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से हाई बाउंडेशन शो कर रहा है, हाईली बाउंडेड है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया कंक्लूजन आने वाला है। लेट्स से फॉर एल ऑर्बिटल के लिए देखता हूं, एल ऑर्बिट शेल, एल शेल के लिए बात करता हूं, तो n क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर En इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 2, क्या वैल्यू होगी, माइनस ऑफ 4 इंटू 13.6। सॉल्व करके देखूं, चलिए ठीक है देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहां पे 2 मत पुट कीजिएगा, एटॉमिक नंबर है ना z, माइनस ऑफ 1 ही बचेगा। 13.6 डिवाइडेड बाई 2, 13.6 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर पुट करिए 4, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस में डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा भाई, चलो देखते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाई 4, दिस वैल्यू इज 3.4, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाउंडेशन कम हुआ, एक और ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। फॉर एल शेल की जगह पे या एल ऑर्बिट की जगह पे एम ऑर्बिट देखते हैं, या एम शेल लिख लीजिए इसको, फॉर एम शेल। एम शेल के केस में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। इस बार ई एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 13.6 डिवाइडेड बाई 9, सो दिस विल बिकम 1.46 है ना, तो 9 7 हाँ 1.7 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 1.51, 13.6 डिवाइड बाई 9 ही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, तो माइनस 1.51। देखते जाइए वैल्यू का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि जब मैं पहले ऑर्बिटल की बात कर रहा था, फर्स्ट ऑर्बिटल, उस कंडीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, माइनस 13.6। सेकेंड ऑर्बिटल के केस में क्या हुआ, एनर्जी जो है वो हो गई माइनस 3.4, और लास्ट ऑर्बिटल की कंडीशन यानी कि थर्ड ऑर्बिटल की कंडीशन पे एनर्जी हो गई माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचोगे, आप ये बोलोगे कि सर एनर्जी का लेवल तो कम होते जा रहा है, आपने तो लिखा था कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते चले जाएंगे, जितना आउटर ऑर्बिट की तरफ जाते जाओगे एनर्जी का लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ ही तो रहा है। देखो ध्यान से, ये सब नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव थोड़ी ना है। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, एनर्जी की वैल्यू, यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था आपको इतनी देर से। तो इसका मतलब सर, अगर थोड़ी देर के बाद मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन पे अगर पहुंच गए, ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n क्या हो जाएगा, n विल बिकम इनफाइनाइट, कोई ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देन
ई इन्फानाइट विल बी व्हाट, सोचिए -1 इंटू 13.6, नीचे क्या आ गया, डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। सो क्या बचेगा आंसर, 0। दैट मीन्स व्हाट, 0 मतलब कैसी वैल्यू है, नेगेटिव से बड़ी वैल्यू है। एनर्जी लेवल अब इंक्रीज होके 0 पर आ चुका है, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि यहां पर अब क्या कंडीशन हो गई, n इंफिनिटी पे E0, मतलब अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है और एनर्जी इंक्रीज हो गई एज इंक्रीजिंग ऑफ n। यानी जैसे जैसे मुझे कंक्लूजन ये समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज करते जा रहा हूं वैसे वैसे एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और AEJE पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है इसी सेम पॉइंट से, इसी सेम पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये समझ में आया आपको, जब मैंने आपको ये लिखवाया कि ऑर्बिटल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे या जैसे जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, वो रेडियस बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। प्रूफ आपके सामने है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये पूरा चीज सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। तो बोहर्स थ्योरी से हमको ये चीज समझ में आता है और उसके बेसिस पे हम ये बात को स्टेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, ऑर्बिटल के इंक्रीज होने से या जैसे जैसे बॉन्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कम होता चला जाएगा उसके न्यूक्लियस से, वैसे वैसे वो उसका फ्री होना और उसकी एनर्जी लेवल का इंक्रीज होना बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी का रिवर्स भी होता है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आप एनर्जी लेवल जो है उसको कम की तरफ लेके, हायर से लोअर की तरफ लेकर के अगर आ रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर लो से हाई की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो उसको एनर्जी चाहिए बाहर से, किसी भी तरीके का एक्साइटेशन उसको रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल के फॉर्म में हो, या फिर प्रेशर के फॉर्म में हो, किसी भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, करंट कंस्टिट्यूट कैसे होती है इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, इसको हमको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, इंटरेस्ट आ जाएगा, देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो लूजली अटैच्ड होते हैं अपने न्यूक्लियस से, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल के केस में चूंकि लेस देन 4 होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, इसीलिए बहुत आसानी से ये लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हमको ओवरलैप्ड कंडीशन पे मिलते हैं। ठीक है, तो बैंड डायग्राम पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं बैंड डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता, लेकिन वो बताने से पहले बैंड का पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बट नॉट इन दिस क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास। आज तो और भी कुछ एडिशनल चीजें आपको बताना है और बेसिक चीजें मस्त से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बैंड डायग्राम पे बाद में आएंगे, मैं अभी बैलेंस कंडक्शन आपको नहीं समझा रहा हूं। उससे भी क्वेश्चन आता है कि मेजोरिटी किस में कितनी ज्यादा होती है, किस चीज की, कौन सा पार्शियली फिल्ड रहता है, कौन सा लार्जली फिल्ड रहता है, ये सब के ऊपर सवाल आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल एक और चीज पे फोकस करिए कि जब मैं किसी कंडक्टर के बारे में बात करता हूं, लेट से कोई कंडक्टर है, तो मुझको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ थर्मल वेलोसिटी भी होती है ना, कुछ ना कुछ थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुझको मिलती है। तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन कंडक्टर्स के भीतर इनिशियली रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, आप बाहर से कोई वोल्टेज, कोई करंट सप्लाई नहीं भी दे रहे हो, कोई प्रेशर, हीट, लाइट, ये सब नहीं भी दे रहे हो ना, तो भी इवन इन द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो रैंडम मोशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होना पॉसिबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ऐसे रैंडम मोशन करेंगे। जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इसका कंडीशन बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ था। यहां पर भी आगे आने वाले ड्यूरेशन पे आपको करवाऊंगा उस चीज का डेरिवेशन दोबारा से। ठीक है, लेकिन यहां पे समझिएगा, लेट से कि कॉपर का एटम है, बाहर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है अभी, यहाँ पे कोई यहाँ पर पोटेंशियल नहीं लगाया मैंने, तो ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और रैंडम मोशंस के केस में, रैंडम मोशंस का जब भी कंडीशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, तो उसका नेट एवरेज, नेट जो वेलोसिटी आएगी वो 0 ही आने वाली है, कोई रिटर्न नहीं, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसी को थोड़ा मैं अगर चेंज कर दूं, मान लीजिए कि मैं एक्सटर्नली कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, लेट्स से एक्सटर्नल कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा उस कंडीशन पे? एक्सटर्नली अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन? देखिए, अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं तो ये सब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, इनका जो मोशन होगा वो
एक ही डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। और जब ये एक डायरेक्शन में ऐसा मोशन करेंगे तब फिर करंट कंस्टिट्यूट होगी, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो पहला वाला डायग्राम, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन कब आई? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन नहीं था। और ये कब हुआ? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रैंडम मोशन का सीन नहीं है यहां पे, ठीक है भाई। तो अब यहां से ये ऑर्बिट वगैरह की हम लोगों ने बात किया, तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में रहने की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स इतना डिसिप्लिन में क्यों रहते हैं कि ऑर्बिट को फॉलो करते हैं ये लोग? इलेक्ट्रॉन्स ऐसी तो रैंडमली भी तो घूम सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो फ्री हैं, इनको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं ऑर्बिट में ही घूमो? जैसे कि आपने यहाँ पे वीडियो में भी देखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी चल रहा है। ये ऑर्बिट नेसेसरी है क्या? यहाँ क्यों नहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन? इस जगह में क्यों नहीं घूम रहा है? यहाँ क्यों नहीं घूम रहा है? इधर क्यों नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? कहीं पे भी हो सकता है ना, रैंडमली, थ्री डायमेंशनली, इट कैन बी एनीवेयर। ये तो खुद ही चार्ज पार्टिकल है। कौन सी चीज इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है? एक काम करते हैं, ये अपने बस के बाहर की चीज इसको समझना, ये बात समझने के लिए हम लोग जरा किसकी हेल्प लेते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन होगा। हाँ भाई, क्लासिकल फिजिक्स को बुलाते हैं जरा। हेलो, मैं हूँ क्लासिकल फिजिक्स, जरूरत पड़ गई मेरी? चलिए बता देता हूँ सर जी, क्या दिक्कत है? अब भाई मैं हूँ तो क्या टेंशन है, आप फालतू में मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हो। देखो अभी क्लासिकल में फटाफट से बता देता हूँ भाई। इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो कहाँ घूम रहा है? न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन का कोई ऑर्बिट ही नहीं है, बिना ऑर्बिट के घूम रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। अब मैक्सवेल की इक्वेशन के हिसाब से मुझे ये बात पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अब वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा एज पर द मैक्सवेल इक्वेशन, कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी होती चली जाएगी। और फिर वो घूमते 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 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटम के आसपास घूमता जाएगा, स्पाइरल मोशन करता जाएगा, और विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स और सम सेकेंड्स वो स्पाइरल मोशन करते करते न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और फाइनली एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो फिर मैटर एग्जिस्ट कैसे करेगा? ये कैसी थ्योरी है? अच्छा है कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एटलीस्ट बोर जो है, नील बोर, ये अवेलेबल है हमको सही रास्ता दिखाने के लिए। मॉडर्न फिजिक्स ही ठीक है भाई, क्लासिकल फिजिक्स को थोड़ा सा रुकने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। आप नींबू पानी पीजिए, हम लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं। नील बोर ने इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया, क्योंकि इस तरीके से तो हमारा एटम कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा एटम तो बाय डिफॉल्ट कौन से स्टेट में होता है? स्टेबल स्टेट में होता है। तो स्टेबल स्टेट में अगर होता है तो ये थ्योरी तो यहाँ फेल हो रही है। लेकिन नील बोर ने 1913 में नील बोर ने एक थ्योरी बताया इसी से रिलेटेड। वो थ्योरी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि कैसे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनका एग्जिस्टेंस क्यों नेसेसरी होता है, क्यों बिना ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई। हम सब जानते हैं कि एटम बाय डिफॉल्ट अपने स्टेबल स्टेट में ही होता है। कैसे अचीव होता है ये देखिए, बड़ा ही सिंपल है इस चीज का फंडा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस स्टेबल स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कुछ डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अक्रॉस घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं और बिना एनर्जी रेडिएट किए घूम रहे हैं। एनर्जी रेडिएशन की कोई नीड नहीं है इनको, ठीक है। तो बिना एनर्जी रेडिएट किए ये डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं और सिर्फ वही ऑर्बिट्स यहाँ पे अलाउड हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड रहता है इस कंडीशन पे, वैसे ऑर्बिट्स पर ये घूम रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर क्वांटाइज्ड होता है उन्हीं सेगमेंट्स पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर सकते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। चलिए इसको जरा सा हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्म में समझ के देखते हैं। तो इसका मतलब
बाय बोहर्स थ्योरी हमको ये समझ में आता है कि वी कैन स्टेट इट एज MVR इज इक्वल्स टू N इंटू एच। ये H जो है ये बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। सो हियर H इज गिवन एज H अपॉन 2 पाई। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी सेगमेंट पर रह सकता है जहां पर कि उसी एंगुलर सेगमेंट पर रह सकता है जहां पर उसकी एनर्जी का जो रेडिएशन है वो ना हो रहा हो, एनर्जी रेडिएशन जो है वो नहीं हो रहा है उस पूरे ड्यूरेशन में। तो उसके लिए ये कंडीशन जो है उसके ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए हमको इस कंडीशन का जो एक्सप्रेशन है वो समझना होता है। MVR में यहाँ पे M क्या चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या चीज है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस R, इट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब समझ आया ये चीज रेडियस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने आपको नोट लिखवाया था तो मैंने दो एस्पेक्ट से नोट लिखवाया था। पहला शेल के डिफरेंस के हिसाब से कि न्यूक्लियस से कितना बाउंड उसका बॉन्ड जो है वो लेस है, उस हिसाब से एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब दूसरा कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किसके हिसाब से, ऑर्बिट्स के हिसाब से, कि ऑर्बिट का फंडामेंटल क्या है, क्यों ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली क्यों नहीं घूमता रहता न्यूक्लियस के आसपास, क्यों वो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही होता है, उसका रीजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए H की जगह पे H अपॉन 2 पाई, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, नहीं लिखेंगे क्या इसको, चलो लिख लेते हैं, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये H अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में चल रहा है, H अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में चलेगा एज पर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई होनी जरूरी है। N क्या चीज है यहाँ पे, N जो है इट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, या N जो है वो किस चीज को शो कर रहा है, हमारे ऑर्बिटल को शो कर रहा है। ठीक है, डन, इससे समझ जाएंगे। अब वैसे ही मैंने आपको ऑर्बिट के रेडियस के बारे में भी बोला था कि रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा एनर्जी पे उसका फर्क पड़ेगा, एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर मुझको रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करना हो वो कैसे बताऊंगा, सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली लिखवा रहा हूं आपको इसका फॉर्मूला जो है वो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर आपको निकालना है तो इट इज गिवन एज 0.529 n स्क्वायर अपॉन z आंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, 0.529। इसके डेरिवेशन की नीड नहीं है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपको जिसमें डेरिवेशन हो, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल जरूर पूछ सकता है आपसे इससे। ठीक है, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z। अब ये आंगस्ट्रॉन्ग को डिनोट कर रहा है। एक आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 1 आंगस्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट, 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, ये एक आंगस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, और z आप सबको पता है एटॉमिक नंबर है। n इज द ऑर्बिट नंबर एंड z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो हमको इतने से ये समझ में आता है कि हमारे ऑर्बिट का रेडियस तक फिक्स रहता है, ये भी फिक्स रहता है कि कितने रेडियस पर ये चीज होगा, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इससे क्या लेना देना है ऑर्बिट से। तो अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि ये ऑर्बिट जो है कि कौन से नंबर का ऑर्बिट रहेगा उसका डिसीजन कैसे होता है, उसका रेडियस कैसे निकलता है। साथ ही आपको अब मैं ये बता देता हूं कि इसके हिसाब से एनर्जी कैसे कंट्रोल होती है, एनर्जी का इससे क्या लेना देना है। तो भाई एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मैं अभी लिखवा चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन के केस का मैंने अभी वो आपसे करवाया था प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल मतलब इसका एग्जाम्पल करवाया था। तो इसको आप लिख भी लीजिए प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में। तो इट इज गिवन एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to
माइनस जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। तो विद द इंक्रीज इन ऑर्बिट द एनर्जी इज इंक्रीजिंग, जो नेगेटिव साइन से हमको डिनोट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। इस हिसाब से हमको ये चीज फिर से प्रूव होती है कि ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में एनर्जी का क्या रिलेशन बन रहा है। यहां से समझ जाएंगे इस चीज को। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो उल्टा कर दीजिएगा इसी का, बस स्क्वायर नहीं रहेगा। मतलब नेक्स्ट फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिट से क्या रिलेशन है, तो इसको लिख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एन। तो जल्दी से फटाफट से अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस के बारे में एक ग्लिम्स देता हूं, एक आइडिया देता हूं कैसा सवाल पूछा हुआ, ये टॉपिक्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखते हैं सवाल इसके ऊपर। तो क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि इसरो के टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स IPRC 21 अप्रैल 2018 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही सिंपल सा मस्त सा क्वेश्चन है। लिखता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, फर्स्ट ऑप्शन सेज लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन सेज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड लास्ट ऑप्शन सेज इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट कैरी द चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट कैरी द चार्ज, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको हटा दीजिए, इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। देखिए दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लूजली पैक्ड को एक बार सोच सकते हैं हम लोग। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है जब तक कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाता है, जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। अब लूजली पैक्ड वाला जो है वो सही है कि गलत है। देखिए लूजली पैक्ड की कंडीशन जो है वो डिपेंड करेगी कि किस पे, कि मटेरियल कौन सा है, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर्स है, इस बात पे डिपेंड करेगा। इस पे क्लैरिटी है ही नहीं अभी, रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से एग्जाम का है। गेट 2010 का सवाल है ये, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है। लिखता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। किसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायरेक्टली डिसाइड नहीं होती है। हम सबको पता है कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, इवन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है। तो यहाँ जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये डिसाइड होता है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी डिसाइड होता है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। मेटालिक लस्टर जो है कि उसमें कितना शाइन होगा, कितना लस्टरिंग होगा, ये सारा चीज भी डिसाइड होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। लेकिन एक चीज है जो रॉन्ग है, दैट इज शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल का लैटिस किस तरीके का, और लैटिस जो है वो किससे पता चलता है? वो बॉन्ड से पता चलता है कि एटम्स की या एटॉमिक बॉन्डिंग जो है वो कैसी होगी। उसमें वैलेंस शेल का डायरेक्टली रोल नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूर है, लेकिन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स का इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका मतलब शियर मॉड्यूलस वो कंडीशन है ना, शियर मॉड्यूलस की जो कंडीशन है वो यहां पर मायने नहीं रखेगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो समझ जाएंगे इस पॉइंट को। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सा पॉइंट था लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एस्पेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, गेट 2010 का क्वेश्चन था, बट एजे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको रखा हम लोगों ने। ठीक है, डन। तो शियर मॉडुलस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट,
द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड हैज डैश इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फॉर हीलियम। देखिए सभी पीरियड में फर्स्ट एंड लास्ट जिसकी बात कर रहा है, लास्ट यानी कि नोबल गैस की बात कर रहा है यहाँ पे, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल के अंदर टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 7 8 होते हैं बेसिकली। अगर मैं बेसिकली नोबल गैस की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के केस की बात करूं, देखो यहाँ पे हीलियम को एक्सेप्ट बोल दिया, मैंने भी लिखवाने के समय आपको नोट्स में हाइड्रोजन एंड हीलियम को अलग करके लिखवाया था क्योंकि वहां पर 2 ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हीलियम स्पेशली अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो हीलियम स्पेशली वहां पे होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर होते हैं। तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तभी तो वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल एटम तभी तो बनेगा जब उसका वैलेंस शेल में पूरे 8 के 8 जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर मिल गया आप सभी को? मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर करें तो मजा आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, आप लोगों ने सही आंसर किया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं जरा, ये आप सबके स्क्रीन पे, इसका आंसर कर लीजिए सभी लोग। 4th क्वेश्चन कहां का सवाल है? एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 26 सितंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ, अभी 2019 का क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी एंड एसआई, मतलब फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं रेस्पेक्टिवली। सिलिकॉन का तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग आज की क्लास में, फॉस्फोरस की पहले बात कर लेते हैं। भाई फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का कंडीशन जो है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? इसका सर एटॉमिक नंबर है 15, एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। तो ऑर्बिटल में कैसा अरेंजमेंट रहता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता होगा, सोचो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? 3s2 एंड 3p3 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना। s एंड p ऑर्बिटल हम लोग क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल जो होता है वो बेसिकली s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के ऊपर ही डिपेंड करता है, df का यहाँ पे रोल नहीं रहता है। तो 3s² या 3s2 एंड 3p3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3 और 2 5 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो 5 इसमें हो गए, कहाँ कहाँ पे दिख रहा है रेस्पेक्टिवली बोला है क्या? तो फॉस्फोरस के केस में 5, बस बी ऑप्शन है क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 5 तो एक ही जगह लिखा हुआ है, बट चलो दूसरे का भी समझ लेते हैं। सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसका तो खैर मैं बता चुका हूं आप लोग को, बट ठीक है 14 है इसका। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनता है इसका? कॉन्फ़िगरेशन है 3s², 3s2 एंड 3p2 का। तो इसका मतलब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? एक और तरीका इसको याद रखने का, वैसे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, लेकिन और एक तरीका याद रखने का, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में बताया कि भाई सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली 4, ना कम ना ज्यादा, फिक्स रहता है, 4 ही रहेगा। तो ये करने की भी नीड नहीं थी, भूल भी जाते तो भी सिलिकॉन का तो डायरेक्टली बता देते आप, इसके केस में बस आपको देखना होता। तो 4 होता है इसका, राइट आंसर इज 4, ठीक है, डन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई का सवाल, फटाफट से इसका आंसर आपको मिल गया। तो ऐसे ही आज तो वैलेंस शेल का इंपॉर्टेंस देखे, आज ये देखे कि बैंड फॉर्मेशन जो होता है किस आधार पे होता है, क्यों बैंड्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है, ऑक्टेट नंबर का क्या यूज है, हम लोग क्यों 8 को और 4 को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जब हमको स्पेसिफिकली बात करना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑर्बिटल्स का क्या रोल है, एनर्जी लेवल में क्या चेंज आता है जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। ये सभी के सभी बेसिक पॉइंट्स हैं जो ना सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और अदर एस्पेक्ट्स में आपको बहुत यूजफुल साबित होंगे। आई होप इस लेक्चर से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज लेकर के आऊंगा, एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊंगा। इसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का फुल कोर्स पढ़ेंगे मस्त डिटेल के साथ, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए इस सब्जेक्ट के अंदर और आपको मजा आए इस सब्जेक्ट को स्टडी करने में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताएगा कमेंट सेक्शन में। सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। इस क्लास की नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।